क्या हो अगर किसी मुजरिम को दी गई फांसी की सजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, फिर बाद में इस बात की आहत मिलने लगे कि कातिल कोई और रहा होगा। कोलकाता का हेतल पारेख बलात्कार और हत्या का मामला अपने समय की सुर्खियां बन गया था। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कानून से लेकर तमाम लोगों का दबाव कातिल के खिलाफ रहा। लोगों ने इस दबाव को लगातार तब तक बनाए रखा जब तक कि हेतल पारेख के अपराधी को फांसी पर लटका ही नहीं दिया गया। किसी की भी सहानुभूति इस अपराधी के साथ नहीं थी, लेकिन उसकी फांसी के बाद एक सन्नाटा पसर गया और उसी सन्नाटे से कुछ आवाजें निकली। इन आवाजों के जरिए जो बातें बाहर आई, उनसे एक बार फिर ये मामला विवादित बन गया। जो लोग अब तक कातिल के खिलाफ थे, वहीं दो हिस्सों में बंट गए। हमें यकीन है कि हमारे दर्शक इस मामले में निष्पक्ष रहेंगे। आज हम आपके सामने इस मामले की हर एक सच्चाई रखने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद इस मामले पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आनंद अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर पारेख परिवार रहा करता था। इसी परिवार में हेतल पारेख नाम की लड़की रहती थी, जो केवल 16 साल की नाबालिग बच्ची थी, जो 10वीं का इम्तिहान दे रही थी। उसके परिवार में उसके पिता नागरदास पारेख, माँ यशोमती पारेख और भाई भावेश पारेख था। साल 1987 में नगरदास गुजरात को छोड़कर कोलकाता आकर रहने लगे। यहाँ उनका स्वर्ण आभूषणों का अच्छा काम चल रहा था। कोलकाता के बो बाजार में वेललैंड गोल्ड स्मिथ स्कूल मौजूद है। इसी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी हेतल पारेख। साल 1987 में ही एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले धनंजय चटर्जी को इसी आनंद अपार्टमेंट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया गया। उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल के कुल्लू देही में पैदा हुआ धनंजय वहीं का रहने वाला था। आनंद अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के 2 साल बाद धनंजय ने खुद को बीएसएफ का जवान बताते हुए पूर्णिमा से शादी कर ली। पूर्णिमा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। पूर्णिमा को उस समय आंगनबाड़ी से 1200 रुपए प्राप्त हुआ करते थे। शादी के बाद उसे ये पता चला कि उसका पति बीएसएफ में नहीं बल्कि आनंद अपार्टमेंट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो उसे बड़ा झटका लगा। लेकिन शादी के बाद कुछ किया नहीं जा सकता था, इसीलिए पूर्णिमा ने अपने हालात से समझौता कर लिया। साल 1990 के मार्च महीने में हेतल पारेख 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी, परीक्षा दे रही थी। वो सुबह 7 बजे निकलती है और दोपहर 1 बजे परीक्षा देकर वापस लौट जाती है। ये घटना 1 या 2 मार्च की है, जब पहली बार हेतल ने अपनी माँ से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे धनंजय की शिकायत की। हेतल ने बताया कि धनंजय उसे गलत तरीके से देखता है, साथ ही उल्टे सीधे कमेंट्स पास भी करता है। माँ ने पहली बार इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन 3 मार्च 1990 को जब हेतल घर लौटी तो उसने माँ से बताया कि आज धनंजय ने उसे बड़े ही गंदे तरीके से पिक्चर देखने चलने का ऑफर दिया। इस बात पर यशोमती पारेख को गुस्सा आया। वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगी और फिर जब उनके पति घर लौटे तो उसने अपने पति से सारी बात बताई। नागरदास को भी काफी गुस्सा आया और उन्होंने इस बात की शिकायत सोसाइटी की समिति से की। सोसाइटी ने इस मामले में एक्शन लिया और धनंजय की शिकायत रिपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी से की। सिक्योरिटी एजेंसी ने तत्काल धनंजय चटर्जी को उस अपार्टमेंट से हटाकर किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पर रख दिया। ये घटना है 4 मार्च की। इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट घटनाक्रम 5 मार्च का है। धनंजय चटर्जी को आनंद अपार्टमेंट ना जाकर दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो आनंद अपार्टमेंट में ही आया। पारेख फैमिली अपने अपने काम में लगी थी। हेतल पारेख एग्जाम देकर 1 बजे वापस लौटी। 2 बजे धनंजय की शिफ्ट खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वो आनंद अपार्टमेंट में ही था। वो सिक्योरिटी गार्ड के चेंजिंग रूम में गया। उसने क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहन चुका था। शाम 5:20 पर हेतल की माँ यशोमती अपने घर के नजदीक बने मंदिर में गई। लगभग 5:25 पर धनंजय ने हेतल की माँ को घर से बाहर जाते हुए देखा। इसके बाद नाइट शिफ्ट पर आए सिक्योरिटी गार्ड से धनंजय ने कहा कि वो आनंद अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर जा रहा है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा क्यों, तुम्हें 3rd फ्लोर पर क्या काम है, तो उसने बताया कि उसे सिक्योरिटी एजेंसी के ऑनर से बात करनी है। उसे ये बताना है कि वो जल्द ही दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। आपको बता दें कि उस समय टेलीफोन भी सबके घर में नहीं हुआ करते थे, पर 3rd फ्लोर पर रहने वाले नागरदास पारेख के घर में टेलीफोन था। धनंजय 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। इस बीच सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर राउंड पर आया। उसने नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से धनंजय के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो तो यही है और 3rd फ्लोर पर है। मैनेजर ने धनंजय को बुलाने के लिए कहा और सिक्योरिटी गार्ड ने नीचे से ही धनंजय को आवाज भी दी।
धनंजय ने सीढ़ियों की खिड़कियों से झांककर उन लोगों से कहा कि मैं आ रहा हूँ। धनंजय के 3rd फ्लोर पर जाने और जाकर वापस आने के दौरान 20 मिनट गुजर चुके थे। 5:45 पर धनंजय मैनेजर से मुलाकात करता है और 5:50 पर हेतल की मां यशोमती वापस अपने फ्लैट पर पहुंचती है। वो डोरबेल बजाती है, परंतु भीतर से दरवाजा नहीं खुलता। जब कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो यशोमती अपनी बेटी को आवाज लगाती है, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मजबूरी में दरवाजे को तोड़कर अंदर जाना पड़ता है। हेतल की मां और बाकी लोग हेतल के कमरे में पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हेतल खून में लथपथ पड़ी। दुकान पर अपना काम छोड़कर हेतल के पिता और भाई भी आ गए। देखते ही देखते ये खबर बिल्डिंग में सब जगह पहुंच गई और लोग आने जाने लगे। करीब 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जब पुलिस आई तो उसने एविडेंस तलाश करना शुरू किया। कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे खून के छींटे और दूसरी चीजें मिलने के बाद पुलिस ने हेतल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को यहाँ पर एक क्रीम कलर का बटन और सोने की चैन मिली। सोने की चैन को बिल्डिंग के सफाई वाले ने देखा और उसे अपना बता दिया। इसके अलावा हेतल के परिवार ने घर से एक घड़ी के गायब होने की सूचना भी पुलिस को दी। अब ये मामला देश और मीडिया की सुर्खियां बन गया। लोगों में धनंजय के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा हो गया। वो उसकी फांसी की मांग कर रहे थे। 6 मार्च 1990 को पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता नागरदास धनंजय के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस धनंजय की तलाश करती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। अब सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर से बात की जाती है। मैनेजर पुलिस को बताता है कि धनंजय को 5 मार्च को दूसरी जगह ड्यूटी करना था, पर उसके घर में एक बच्चे का जनेऊ संस्कार था, जिसके चलते वो आनंद अपार्टमेंट में ही आ गया। रात को उसे अपने गांव जाना था, इसीलिए वो ड्यूटी पर अपना सामान लेकर आया और ड्यूटी के बाद आनंद अपार्टमेंट में ही रुका। हेतल की मां पुलिस को बताती है कि उसे लिफ्टमैन ने बताया कि उसने धनंजय को उसके अपार्टमेंट में जाते देखा। जब लिफ्टमैन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि धनंजय को उसने 3rd फ्लोर से नीचे जाते हुए देखा, पर हेतल के घर में एंटर करते हुए नहीं, क्योंकि उस समय वो वॉशरूम गया हुआ था। पीएम रिपोर्ट में हेतल के शरीर पर 21 बार चाकू के घाव थे। हेतल के साथ इंटरकोर्स के सबूत भी मिले। 12 मई 1990 को पुलिस ने धनंजय को उसके गांव से अरेस्ट कर लिया। धनंजय के घर की तलाशी में पुलिस को एक घड़ी और वो शर्ट भी मिल गई जो उस दिन धनंजय ने पहनी थी। पुलिस को धनंजय के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, ना ही कोई आई विटनेस, ना ही किसी ने हेतल के घर में धनंजय को आते जाते देखा। अब आप समझ सकते हैं कि केवल ऐसे ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि ये कांड धनंजय ने किया है। यही कहानी प्रेस और मीडिया में चल रही थी। पुलिस भी इसी थ्योरी पर काम कर रही थी। आगे चलकर ये मामला कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को दिया गया। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, जिसमें उसे इस हत्याकांड का आरोपी माना। अलीपुर के कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था तो गवाहों ने भी इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग अपना बयान दिया। सोने की चैन के बारे में सफाई कर्मचारी ने अदालत को बताया कि उसने वो चैन धनंजय को गिफ्ट में दी। जब धनंजय वहां पर आया होगा तो निश्चित रूप से वो सोने की चैन वहां गिर गई होगी। पुलिस, कानून, मीडिया के साथ साथ अब आनंद अपार्टमेंट के सारे लोग, इस केस को देखने और समझने वाली जनता, ये सभी डिसाइड कर चुके थे कि ये कांड धनंजय ने ही किया है। धनंजय के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। वो सिर्फ मुंह से कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो किसी की हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अलीपुर सेशन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए धनंजय को फांसी की सजा सुनाई और उसकी फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही। 25 जून 2004 को धनंजय को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसने 24 जून को ही राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन फाइल कर दी। लेकिन लोगों की सहानुभूति 16 साल की हेतल पारेख के साथ इतनी ज्यादा थी कि धनंजय चटर्जी की किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ। राष्ट्रपति के पास से उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई और 15 अगस्त 2004 को उसकी फांसी की सजा को एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया गया और सुबह 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी दी जानी थी। फांसी से पहले ह्यूमन राइट्स जैसे कुछ संगठनों ने धनंजय के फेवर में प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे तय समय पर फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय उसके आखिरी शब्द यही थे कि मैं बेगुनाह हूँ, गरीब हूँ, इसीलिए मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसने पुलिस वाले से पूछा, मेरे मरने के बाद ये केस चलता रहेगा क्या? क्या कभी असली कातिल पकड़ा जाएगा? पर उसके इन सवालों का पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। धनंजय के घर वाले भी उसे ही कातिल समझते थे, इसलिए उसकी डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया।
कानून की किताब में अब ये मामला बंद हो चुका है, मगर यहीं से कुछ नई बातें सामने आई। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 2 स्कॉलर्स के साथ कुछ जर्नलिस्ट ने इस मामले को अब धनंजय के 4 इंटरव्यू से देखना शुरू किया। कुछ बातें निकलकर सामने आई, जिसके अनुसार धनंजय ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसने हेतल को नहीं मारा, वो अपने काम से काम रखता था, बिल्डिंग में किसी से बात नहीं करता था। हाँ, लोग उसे कभी कभार कुछ रिपेयर करने या ऐसे दूसरे कामों के लिए बुला लिया करते थे। वो लोगों के इस तरह के काम कर दिया करता था। उस दिन वो 3rd फ्लोर पर जरूर गया, पर हेतल के कमरे की तरफ नहीं गया। एक ये बात भी निकलकर सामने आई कि धनंजय केवल 20 मिनट ही 3rd फ्लोर पर रहा। क्या ये संभव है कि इतने समय में वो लिफ्ट से ऊपर गया, हेतल के कमरे को किसी तरीके से खोलकर भीतर गया? उसने हेतल के साथ गलत भी किया। हेतल ने इसका विरोध किया होगा। पोस्टमार्टम में विरोध की बात सामने आई। फिर उसे 21 बार चाकू से मारा। निश्चित रूप से उसके शरीर पर भी खून के छींटे आए होंगे। तब धनंजय ने अपने कपड़े बदले। फिर बड़ा सवाल यह है कि दरवाजे को अंदर से बंद करके वो किस तरह बाहर निकला। जैसे ही नीचे से गार्ड ने उसे आवाज दी, वो तत्काल रिप्लाई भी करता है और नीचे चला जाता है। क्या ये तमाम काम कोई व्यक्ति केवल 20 मिनट में कर सकता है? पोस्टमार्टम में हेतल पारेख के साथ इंटरकोर्स की बात तो सामने आई, लेकिन हेतल ने संबंधों का विरोध किया होगा, ऐसा डॉक्टर को नहीं लगा। तब क्या ये संबंध हेतल की मर्जी से बने? कोर्ट में हेतल के साथ दुष्कर्म किए जाने को लेकर कोई बहस भी नहीं हुई। पोस्टमार्टम में जबरदस्ती के कोई एविडेंस भी नहीं मिले। हेतल के नाखूनों में जो ब्लड और स्किन के अंश मिले, उनका डीएनए धनंजय के डीएनए से मैच नहीं किया। धनंजय के हेतल के घर में जाने के कोई सबूत नहीं मिले, न ही कोई फिंगरप्रिंट्स। धनंजय के शरीर पर भी कोई ऐसे चोट के निशान या एविडेंस नहीं मिले जिससे ये पता चले कि हेतल ने अपने साथ हो रहे घटनाक्रम का विरोध किया होगा। फॉरेंसिक टीम इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि घटनाक्रम पर जो बटन मिला वो धनंजय की शर्ट का था या नहीं। पुलिस ने जो घड़ी धनंजय के घर से बरामद की, जब उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि ये वो घड़ी नहीं थी जो हेतल के घर में लगी थी, यानी कि ये घड़ी धनंजय की अपनी घड़ी थी। क्योंकि हेतल के घर से चोरी हुई घड़ी के बिल का जब धनंजय के घर से मिली घड़ी के साथ मिलान किया गया तो घड़ी पर मौजूद सीरियल नंबर और बिल पर मौजूद सीरियल नंबर अलग अलग थे। हेतल के साथ घटी घटना के केवल 6 महीने में ही हेतल का पूरा परिवार अपना जमा जमाया बिजनेस, घर परिवार छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गया। पुलिस ने हत्या का जो उद्देश्य बताया वो ये था कि हेतल के पिता की शिकायत के आधार पर धनंजय का ट्रांसफर हो गया और इसी का बदला उसने हेतल से लिया। इस मोटिव को स्टैब्लिश करने के लिए जिन लोगों ने गवाही दी उनकी किसी न किसी रूप से धनंजय से दुश्मनी ही थी, क्योंकि धनंजय ने इसकी शिकायतें सोसाइटी से की, पर इन शिकायतों को अदालत के सामने नहीं रखा गया था, क्योंकि ऐसा करने से कत्ल का मोटिव कमजोर हो जाता। दोस्तों, हमने पूरी ईमानदारी से इस मामले को हेतल और धनंजय दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखा। अब इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।